तूने मुझे जेल पहुंचाया और अब देख तुझे भी जेल आना पड़ा। तुझे क्या लगा तुझे फाइटिंग आती है तो तू दुनिया जीत लेगा? अबे पागल, यहां पैसे और पावर का सिक्का चलता है। आज रात तेरा नामो निशान मिटने वाला है तो तू तैयार रहना। वहीं वेद के मन में कुछ और ही चल रहा था। इस बॉबी की वजह से जेल से निकलने का मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। अब कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। क्या वेद अपनी इनोसेंस साबित कर पाएगा? क्या वो जेल से निकल पाएगा? अपने सेल में बॉबी को देखकर वेद जेल से निकलने का दूसरा प्लान बना रहा था। वेद समझ चुका था कि ये महज इत्तेफाक नहीं था। तब बॉबी ने चालाकी से वेद की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, लेकिन किस्मत ने हम दोनों को पुराने हिसाब किताब पूरे करने के लिए मिलवाया है। वेद हंसते हुए बोला, किस्मत ने नहीं, इंसानों ने। बॉबी हल्का सा मुस्कुराया और उसे घूरते हुए मन ही मन बोला, बस थोड़ी देर और फिर देखूंगा तुझे। मेरा नाम खराब किया मैंने, 4 हत्याएं की, लेकिन कभी जेल की शक्ल नहीं देखी। लेकिन आज की रात इसे कोई माई का लाल नहीं बचा पाएगा। आखिर ऐसा क्या करने वाला था बॉबी वेद के साथ? क्या वेद वहां से निकलने का कोई प्लान बना पाएगा? ये तो वक्त ही बताने वाला था। खैर, वक्त तो रायजादा परिवार का खराब चल रहा था। पेंशन के सामने तेजस सावित्री को गोद में उठाए खड़ा था और सिक्योरिटी गार्ड्स तेजस की तरफ बढ़ने लगे थे। तेजस की आंखों में गुस्सा था, लेकिन सावित्री की सेफ्टी उसकी पहली प्रायोरिटी थी। तेजस ने तुरंत सावित्री को पास की मार्बल बेंच पर सुरक्षित रूप से लिटाया और उनके सामने प्रोटेक्टिव स्टांस में खड़ा हो गया। पहला गार्ड जैसा ही उनके पास आया, तेजस ने एक ही लात से उसे 10 फीट दूर फेंक दिया। दूसरा गार्ड हमला करने आया तो तेजस ने उसे भी एक झटके में धड़ाम से गिरा दिया और ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, अगर इतनी बहादुरी तुम सबने पहले दिखाई होती तो घर के बड़े बुजुर्ग को ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये कहते हुए उसने यशवंत और बाकी सबकी तरफ देखा। उसकी गुस्से से भरी आंखें देखकर यशवंत सिहर उठा। वो अपने गार्ड्स पर चिल्लाया, अरे इतने सारे हो तुम लोग, किस बात की सैलरी लेते हो? पकड़ के फेंको कहीं दूर। तभी अविनाश बोला, ये कोई आम आदमी नहीं लग रहा, इसकी फाइटिंग कितनी खतरनाक है। तभी और भी गार्ड्स आकर तेजस को घेरने लगे। तेजस ने सभी गार्ड्स पर एक साथ हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में सभी गार्ड्स जमीन पर पड़े थे। ये कैसे पॉसिबल है? अकेला आदमी इतने सारे गार्ड्स को? तेजस तुरंत वापस बेंच के पास आया और सावित्री का हाथ पकड़कर बैठ गया। सावित्री ने कमजोरी में प्यार से कहा, कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, लेकिन तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत थी? अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। तेजस ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। तभी यशवंत को गुस्सा आ गया और उसने राघव को इशारा किया कि इस पर हमला करें। राघव गाड़ी से उतरकर पीछे से तेजस पर झपटने ही वाला था कि सावित्री खांसते हुए तेज आवाज में बोली, अगर कोई और आगे आया तो किसी को प्रॉपर्टी में एक हिस्सा नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही विल बदलवा दी है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। राघव ने अपने कदम पीछे ले लिए और यशवंत का चेहरा पीला पड़ गया। यशवंत घबराकर बोला, मां आप क्या कह रही हैं? आप विल की बात क्यों कर रही हैं? ये कौन है? आप इसे कैसे जानती हैं? सावित्री ने कमजोर आवाज में कहा, गार्ड्स को रोको अभी। यशवंत ने तुरंत गार्ड से कहा, सभी रुक जाओ, कोई आगे नहीं जाएगा। तेजस ने फिर से सावित्री को गोद में उठा लिया और चिल्लाया, कोई भी मेरे या सावित्री के रास्ते में नहीं आएगा, समझे? राघव गुस्से में बोला, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि हमारे घर में आकर हमें ऑर्डर्स दे रहे हो? तेजस ने राघव की तरफ एक ऐसी नजर से देखा कि राघव की बोलती बंद हो गई। फिर सख्त लहजे में कहा, हिम्मत नहीं, हक है मेरा। ये कहकर वो सावित्री को लेकर घर की तरफ बढ़ने लगा। सब ये सोचकर हैरान थे कि ये कौन है जो सावित्री को गोद में लेकर उससे हक की बातें कर रहे थे। कैसा हक? कौन सा हक? सब जल्दी से घर के अंदर भागे। कियारा के मन में बहुत से सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि यह सही समय नहीं था। फिलहाल सावित्री की हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वहीं यशवंत मन ही मन बोला, पहले उस वेद से छुटकारा मिला तो अब यह पिक्चर में आ गया है, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि मां मुश्किल से 24 घंटे जी पाएंगे। उनके जाने के बाद मैं सबको उनकी असली औकात दिखाऊंगा। वहीं विला के अंदर आकर तेजस ने कियारा से पूछा, सावित्री जी का कमरा कहाँ है? कियारा हिचकिचाते हुए बोली, वो आगे से लेफ्ट में लास्ट रूम है। पर आप हैं कौन?
लेकिन तेजस ने उसकी बात को इग्नोर किया और सावित्री को कमरे में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। कियारा जो अंदर जाने ही वाली थी, ये देखकर दंग रह गई। उसने मन ही मन सोचा, कहीं मेरे इतने सालों का शक सही तो नहीं। सभी घर वाले अंदर आ चुके थे। सभी आपस में तरह तरह के सवाल कर रहे थे। ममता सोफे पर बैठते हुए बोली, पहले वो डिलीवरी वाला आया था तो उसने सब तहस नहस कर दिया, और अब ये पता नहीं कौन आया है, रायजादा खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने। लगता क्या है वो उस बुढ़िया का। तभी अविनाश ने सबको शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, माँ उसे जानती है और उस पर भरोसा करती है, हमें बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिए। तभी कियारा वहां आई तो सभी उससे सवाल जवाब करने लगे। यशवंत बोला, तुम तो इसे जानती होगी ना, माँ तो तुमसे सब कुछ शेयर करती है। कियारा ने नाम में सर हिलाया तो राघव तंज कसते हुए बोला, इसे तो अपने पति के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इस अनजान आदमी के बारे में क्या पता होगा। सिर्फ दादी के पास ही सारे सवालों के जवाब है। देर रात तक तेजस सावित्री के कमरे से बाहर नहीं आया था और सारे घर वाले बेचैनी से बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोले, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सावित्री उनसे प्रॉपर्टी का हक न छीन ले। दूसरी तरफ कांस्टेबल रवि चाय के टपरी में बैठे कुछ सोच में डूबा हुआ था। वेद की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वेद ने जो कुछ कहा था, अगर वो सच है तो फिर एक चांस लेने में क्या जाता है। फाइनली उसने एक फैसला लिया। वो चाय वाले के पास गया, भाई थोड़ी देर तेरा फोन देना जरा, मेरे फोन की बैटरी लो है। चाय वाले ने फोन दे दिया। रवि ने एक कॉल की। हेलो जी, मैं कांस्टेबल रवि बोल रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रवि ने कॉल पर कुछ बात की और फिर चाय वाले को फोन लौटाकर वापस पुलिस स्टेशन आ गया। इधर रात के 9 बज चुके थे। जेल में सभी कैदियों को खाना दिया जा रहा था। एक बूढ़ा कांस्टेबल खाना लेकर आ रहा था। उसने इधर उधर देखा और फटाक से एक पुड़िया का पाउडर एक थाली में डाल दिया। उसने सबको खाना दिया और फिर सबसे निचली थाली वेद को दी। ले बेटा, खाना खा ले। फिर बॉबी थाली लेने आया। बॉबी ने चालाकी से थाली के नीचे हाथ घुमाया और वहां चाकू महसूस करके मुस्कुराने लगा और मन ही मन खुश होते हुए बोला, परफेक्ट, अब तो काम बन गया। अंदर आकर उसने वेद की नजरों से बचते हुए चाकू अपने कपड़े में छुपाया और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। वेद ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसने 2-3 निवाले खाए और तब जाकर अचानक उसे एहसास हुआ कि खाने में कुछ मिला है। ये क्या, खाने में कुछ तो गड़बड़ है। उसने बचा हुआ खाना साइड में रख दिया, लेकिन उसके इंस्टिंक्ट्स अलर्ट हो चुके थे। उसे समझ आ गया था कि आज रात एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाने वाला है। उधर इंस्पेक्टर शर्मा बार बार घड़ी पर टाइम देखते हुए किसी के कॉल का इंतजार कर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी और उसने झट से कॉल रिसीव किया। हाँ सर, काम हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, लेकिन वो क्या है ना, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप थोड़ा जेब गरम कर देते तो अच्छा होता। दूसरी तरफ से कड़क आवाज आई, काम हो गया तो पैसे मिल जाएंगे। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही इंस्पेक्टर शर्मा केबिन से बाहर निकला और उसने सबसे कहा, सुनो सब, आज कोई खास केस नहीं है, सब जाकर आराम करो। सभी लोग खुश होकर चले गए। अब थाने में सिर्फ इंस्पेक्टर, कांस्टेबल रवि और एक बूढ़ा कांस्टेबल बाकी थे। इधर वेद को बेहोशी सी फील होने लगी। ये क्या हो रहा है मुझे। वेद को तेज नींद आने लगी और वो वहीं लुढ़क गया। बॉबी उस पर काफी देर से नजर रखे हुए था। जैसे ही उसने वेद को लुढ़कते देखा, अपने कपड़ों से चाकू निकालकर धीरे धीरे वेद की तरफ बढ़ने लगा। अब देखता हूं तू कैसे बचता है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।